है वो किए गए हैं। क्योंकि देखिए नैनीताल की नैनी झील सहित सभी झीलों का जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहा है, लेकिन अभी इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई या औद्योगिक उपयोग के लिए हो सकता है। कुछ नदियों का जल भी प्रदूषित पाया गया है। ये सब चिंता का विषय है, खासकर पर्यटकों को इससे बचना चाहिए और जरूरी ये भी है कि इन झीलों और नदियों का ट्रीटमेंट किया जाए। झीलों का ठीक से रखरखाव जरूरी है। गौरतलब है कि ये झीलें पर्यटन का भी आधार रही हैं। तो विश्व में देखिए कभी जो झील अपनी एक अलग पहचान रखती थी, जिस झील को उसके नाम से जाना जाता था, आज वो झील जो है वो अपनी बर्बादी के सबूत दे रही है। तमाम सारी दिक्कतें जो है वो नैनी झील में आज देखने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए क्या कुछ किया है वो देखने वाली बात होगी। और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और तमाम सवाल देखिए हमारे पास हैं जिनके जवाब हम लेंगे। तो चलिए इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शांति प्रकाश भट्ट जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर अजय आर्य जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ देखिए एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले देखिए अजय जी, आपके पास आते हुए, नैनी झील जो कभी विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी, जिसके लोग दुहाई दिया करते थे, जिसको देखने के लिए लोग आया करते थे, आज उसकी ये हालत हो गई है कि आज वो अपने बर्बादी के सबूत दे रही है। आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर और किसकी लापरवाही आप इसमें सबसे ज्यादा मानते हैं? देखिए, जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, उनका सबसे अधिक प्रभाव या सबसे ज्यादा वो उद्धृत होते हैं हमारे जल स्रोतों के माध्यम से। उन्हीं में नदियां हैं, उन्हीं में तालाब हैं और झीलें हैं। क्योंकि नैनीताल एक प्रसिद्ध जगह है, शहर है, जो जिसे लेक सिटी यानी नदियों का शहर भी, तालाबों का शहर या झीलों का शहर भी कहते हैं। तो नैनीताल में एक नहीं, एक से अधिक बहुत सारी विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, जिसमें भीमताल है, नौकुचिया ताल है, नैनीताल है, जिसको नैनी झील कहते हैं। ये निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण है यहाँ बताना। और सभी जानते हैं कि नैनीताल जाने के लिए पर्यटक सबसे पहले उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में ये झील आती है, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और बीच में एक बहुत बड़ी झील है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। परंतु पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि मानव ने अपने अपने प्रयोगों के लिए जल स्रोतों का दुरुपयोग किया है, जो स्पष्ट रूप से नैनी झील में उद्धृत होता है। आज ही नहीं, आज से कुछ वर्ष पूर्व भी ये चिंता व्यक्त की थी कि नैनीताल के जो झील का स्तर है, जल का स्तर, वो निरंतर घटता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो जलवायु परिवर्तन को भी इसमें कुछ आधार मानते हैं, लेकिन मेरा सोच इससे थोड़ा इतर है। मैं निश्चित तौर पे झीलों की जो भी हालत है, न केवल नैनीताल में, जबकि पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की झीलें हो या उत्तराखंड की झीलें हो, क्योंकि निरंतर अर्बनाइजेशन यानी कि मानवीकरण बढ़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, और सरकारों ने भी अपने अपने जो लैंड यूज यानी भू उपयोग को बदला है। पहले पहले इन तरह के क्षेत्रों में, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, बाहर के लोग, यानी बाहर के मतलब उस स्टेट के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ी तो इसको खोला गया, और जब ये खोला गया तो उससे अचानक से होटल इंडस्ट्री में बाढ़ आ गई और उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से तमाम जो व्यवसायी हैं वो वहां आकर अपना होटल वगैरह का बिजनेस, उन्होंने व्यापार अपना स्टेब्लिश करना शुरू किया, जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बनाया गया सरकारों के द्वारा। और उसकी वजह से आज देखिए पेड़ों की कटाई अधिक हो गई और ये झीलों का पानी वहां पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादा उपयोग होने की वजह से जलस्तर निरंतर घट रहा है, एक बात। दूसरी बात, आपने भी कहा कि पर्यटकों को क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें मुझे जहां तक लगता है, सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकार के जो प्रयास हैं, वो भी कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम पर्यटकों को कहीं जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं।
जिसमें मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ये झीलों का स्तर घटेगा, और जैसे कि आपने भी बताया कि मछलियां मर रही हैं उसमें, देखिए मछलियां तभी मरती हैं जब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है। और ये गोमती गोमती नदी जो है लखनऊ में, वहां पर भी देखा गया। तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक प्लास्टिक जो पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है, वो उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार है। जी ठीक है, देखिए जिम्मेदार तो हैं, और पर्यटक जो है वो भी जिम्मेदार हैं और सरकार भी जिम्मेदार है। त्रिलोक चंद जी, आपके पास आते हुए देखिए बड़ा दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि जिन देशों में और जिस देश में नदी को मां माना जाता है, उसमें नदी और झीलों की हालत आप देख लीजिए, और जिनमें नदी को नदी माना जाता है उसमें आप नदियों की हालत देख लीजिए। और नैनी झील जो कि अपना वास्तविकता जो है वो खो चुकी है। नैनी झील अगर बोल पाती तो वो जरूर कहती कि कभी लाखों दीवाने हमारे बीते चाहने वाले, मगर ये भी सच है कि इन्हीं चाहने वालों ने हमारा ये हाल किया है। त्रिलोक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से पर्वतीय अंचलों की अगर मैं बात करता हूँ, देवभूमि मेरे पहाड़ उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो उत्तराखंड की शोभा यहाँ के पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, नदियों और झीलों ने बना के रखी है। और यही नदियाँ और यही झीलें हमारे आज आय के स्रोत भी होते हैं। बिल्कुल, पर्यटन यहाँ पर आते हैं, अच्छी बात है। प्रकृति ने हमको ये चीज़ें दी हैं कि पहाड़ का आदमी यहाँ पर, हमारे पास न बड़ी इंडस्ट्री हैं, न बड़े उद्योग धंधे हैं, न कई इस प्रकार के संसाधन हैं जिनसे हम रोज़गार मुहैया करा पाएँ। लेकिन प्रकृति ने हमको स्वयं ही जो है कि अपनी गोद में ऐसे चीज़ें बना के दिए हैं जिनसे हम अपना रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। आज नैनीताल झील की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जहाँ एक और खूबसूरती का ताज नेत्र के रूप में माना जाता है नैनी झील को, और उसकी सुंदरता वहाँ के पानी ने, वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, चारों तरफ से जो छोटे छोटे हमारे जो पहाड़ घिरा हुआ है, बीच में नदी है, उसने बना के रखी है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान स्थितियाँ बन रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का जल स्तर घट रहा है, तो इसका दोषी हम एक पर्यटन को ही नहीं दे पाते हैं। आज पर्वतीय अंचल हैं, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी घटनाएं हो रही हैं। पूरे जंगल आग के हवाले धधक जाते हैं। कहीं ना कहीं जो वह आग धरती पर लग रही है, हमारे जंगलों में लग रही है, उससे हमारी धरती तप रही है, उसका कहीं ना कहीं पानी का जल स्तर कम हो रहा है। इस ओर भी एक ठोस पहल करने की ज़रूरत है कि देवभूमि मेरे पहाड़ उत्तराखंड के जंगलों में आग ना लगे। आगजनी घटना के कारण कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। दूसरी ओर जब जंगलों में आग लग जाते हैं, वहां पर बसाव भी अधिक है। बसाव होने के कारण जो है कि ठीक है, पानी आगे का देखिए बारिश आता दूसरा है, पहलू है त्रिलोक चंद जी, और कहीं ना कहीं आप खामियां जो है वहां पर भी नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल नैनी झील की अगर मैं बात करूं तो माफ कीजिएगा, आपके पास आते हुए शांति प्रकाश जी, आप किसकी खामी इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं? क्योंकि देखिए आपका जवाब ले लूं, उसके बाद तीनों के सवालों के जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगी। भारती जी, मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है। मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और हम लोग गंगा और यमुना के मायके के लोग हैं। माँ गंगा और यमुना का उद्गम यहीं से है जी। हमारे पास 7-8 बड़ी नदियां हैं जो देश भर को पानी और बिजली देती हैं। उत्तराखंड में लगभग 72% वनों से आच्छादित ये प्रदेश है, जो देश के जो अन्य भाग हैं को शुद्ध ऑक्सीजन भी देने का काम करता है। हमारे पास नदियां हैं, झील हैं, हिमाच्छादित ये एक किस्म से प्रदेश है, और हम इसको कहते हैं घाटी और चोटी का प्रदेश है। ये बहुत सुंदर प्रदेश है। तो मैं सबसे पहले तो जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, और साथ में उनसे आग्रह कर रहा हूँ, जब भी आप मन बनाए कि उत्तराखंड के दौरे पर जाना है, तो सबसे पहले मन को विशुद्ध रूप से शुद्ध रखिए कि आप देवभूमि आ रहे हैं। यहाँ पवित्र झीलें हैं, पवित्र नदियां हैं, यहाँ किसी तरह की गंदगी, पॉलीथीन, ये सब ना यहाँ करें। और वैसे भी अगर आप भारती जी देखेंगे तो हमारा जो संविधान है, संविधान का हमारा जो अनुच्छेद 51 क है, जिसमें जो हमको मूल कर्तव्य सिखाता है, जिसमें हमारे 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, उसमें एक 7वां बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कर्तव्य है, जिसमें हमको नदियों के, झीलों के, इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। ये हमारे भारत के संविधान के हमारे कर्तव्यों में इस बात का
स्पेशली उल्लेख किया गया है। तो ये पूरे देश के नागरिकों का नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपनी झीलों की, अपनी नदियों की साफ सफाई रखें, उनमें गंदगी पैदा ना करें। ये तो पहली बात है। इसके अलावा जो सरकारों के उत्तरदायित्व होते हैं भारती जी, उसमें चाहे वो वन और पर्यावरण मंत्रालय हो, एनजीटी हो, नदी घाटी विकास प्राधिकरण हो, झील विकास प्राधिकरण हो, बहुत सारे महकमे सरकारों के हैं। लेकिन वो मैं कहना चाहूंगा कि वो महकमे अक्सर अक्सर वो फेल्योर रहते हैं, वो महकमे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक नहीं निभाते। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, उनके अधिकारी कर्मचारी नहीं होते, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, सब कुछ होता है, लेकिन हीला हवाली करते हैं। तो ये हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में झीलें एक किस्म से प्रकृति का सौंदर्य है, उनको बनाए रखना चाहिए। वो मानव के लिए है, मानव विकास के लिए है। अगर हम उनको शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, विश्व भर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पीने का अच्छा पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो उसका प्रभाव मानव पर ही पड़ेगा। तो हमको तमाम नियम कानूनों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ देखिए सतीश चंद्र जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। और सवाल देखिए आपसे यही है कि खामियां तो बहुत सारी हैं, पर्यटकों की जो गलती है वो एक तरफ, लेकिन सरकार ने इसके लिए क्या कुछ किया है अभी तक? देखिए भारती जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि स्वच्छता निश्चित तौर पे एक सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं जो आने वाले पर्यटक हैं, चाहे वो तीर्थ यात्री हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, की जिम्मेदारी भी होती है। देखिए हमारी सरकार जो है वो चाहे चारधाम यात्रा पे आने वाले तीर्थ यात्री हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो नानक मत्ता गुरुद्वारे में आने वाले लोग हों, पिरान कलियर में आने वाले लोग हों, चाहे नैनीताल झील में घूमने आने वाले लोग हों, मसूरी झील में आने वाले लोग हों, सब मसूरी में आने वाले लोग हों, सभी लोगों के प्रति जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको एक उत्तम पर्यटक स्थल मुहैया कराना और उनको उचित फैसिलिटी प्रदान करना। और इसके साथ जो लेकिन आने वाले जो पर्यटक है उनका भी कर्तव्य है कि जो सरकार उनको पर्यटक स्थल दे रही है, जो चीजें मुहैया करा रही है, उसका सम्मान करना पर्यटकों की भी जिम्मेदारी है। और रही बात नैनीताल झील की, जो आपका मुख्य विषय है, देखिए नैनीताल झील में चीजें क्या है कि जो वहां पे कूड़ा करकट प्लास्टिक नैनीताल झील में आया था, उसके लिए वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वहां नगर पालिका के द्वारा। और उसके अलावा साथ में 2 सफाई की टीमें वहां गठित करी गई हैं जो समय समय पर जागरूकता फैला रही हैं और जो कूड़ा करकट वहां डाला जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। और रही बात हमारी सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हमारी सरकार के अलावा स्वच्छता के बारे में कौन जान सकता है और कौन बता सकता है, ये बताइए ना। हमारे तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री खुद उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और जगह जगह जाके वो जब सफाई करते हुए नजर आते हैं, तो इससे ज्यादा प्रेरणा स्रोत क्या हो सकते हैं किसी भी आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है। चाहे आप सारा देख लीजिए, स्प्रिंग सेड एंड रिजर्वेशन सवाल तो ये है ना सतीश जी कि कहां तक आगे बढ़ी हुई है। बी ग्रेड पर जो है मामला चला गया है नैनी झील के पानी का, मछलियां जो है सतह पर मरी हुई पाई जा रही हैं, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा कचरा वहां पर इतना ज्यादा इकट्ठा है कि वहां पर जो नौका चलाते हैं, अपनी नाव चलाते हैं, वो नाव जो है वो फंस जाती है प्लास्टिक के चलते। अब आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो प्लास्टिक का कितना ज्यादा वहां पर बाजार सा लगा हुआ है। मैं ये एक बात में कहूं तो, और यहाँ पर खामी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तो आएगी ना सर। अब देखिए आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्वच्छता अभियान जो है आप लोगों को भी चलाना चाहिए था नैनी झील में। स्थिति कब तक सुधर पाएगी, सवाल ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आपने नगर पालिका को जागरूक कर दिया, आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन एक लाइन होती है कि हाँ इतने ये टाइमलाइन है, यहां तक हम जो है सुधार देंगे इस झील को। भारती जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रदेश में तीर्थ यात्री और जो आम पर्यटक आते हैं उनकी संख्या जो सालाना है वो 8 करोड़ के आसपास होती है, और जो उत्तराखंड की जनता है वो 1 करोड़ के आसपास है। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो उनके हिसाब से है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो हमारे पास मौजूदा संसाधन है उसका सदुपयोग करके वो कार्य करना चाह रही है, पर्यावरण को सुरक्षित करना चाह रही है आपकी बात पर। ठीक है शांति प्रकाश जी, इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं भारती जी। आप सिर्फ नैनीताल की झील से उत्तराखंड के पर्यावरण को नहीं परिभाषित कर सकते। आपको पता है कि पहाड़ों में जो वन क्षेत्र है वो 85 से 90% तक बढ़ चुका है।
जो हमारा प्रदेश जिसमें बोल रहे हैं कि रोडों का विस्तारीकरण हो गया, रोडों का चौड़ीकरण हो गया, ऑल वेदर रोड बन गए, ये बन गए, उसके नाम पे पेड़ काटे गए हैं। पहाड़ों में जो वन क्षेत्र है वो 85 से 90% बढ़ गया है, ये एक रिपोर्ट आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तराखंड जो है वो अपनी जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है उसको अच्छे तरह से जानता है और उसको निभा भी रहा है, और पूरे देश को एक स्वच्छ पर्यावरण देने की कोशिश कर रहा है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहा है। हमारा प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में, हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कंधे से कंधा मिला के पर्यावरण के क्षेत्र में आगे कार्य कर रही है। साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लाखों तीर्थयात्रियों की आने की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इन 11 साल में जितने वृक्षों का दोहन किया है, उनका कटान किया है, ये 11 सालों की सबसे निकम्मी सरकार है, जितने इतने पेड़ों का कटान किया है और उनकी एवज में पेड़ नहीं लगाए हैं बिल्कुल भी। और आप देख रहे हैं ये करोड़ों यात्रियों की, लाखों यात्रियों के आने की तो बात करते हैं, उनके लिए शौचालय तक, सुलभ शौचालय तक उचित व्यवस्था नहीं है। यात्रियों की लगातार दुखद मृत्यु हो रही है। आप लगातार हेली क्रैश की स्थिति को देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं यात्रियों में। जो अभी आप हरिद्वार और ऋषिकेश में ही चले जाइए, जो जाम की स्थिति है, एक कोने से दूसरे कोने में निकलने में 2 से ढाई घंटे लगता है, इतना जाम की स्थिति है। ये उसी को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ये कैसी बात कर रहे हैं। अब आप लगा दीजिए हरिद्वार और ऋषिकेश में आप गंदगी का आलम देख लेंगी तो आप पहाड़ों में कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। जहां मर्जी कोई कूड़ा डाल दे रहा है, जहां मर्जी कुछ कर दे रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का, मैं बता रहा हूं कि 47 एमएलए हैं, 55 दायित्वधारी हैं और 7 मंत्री हैं। कोई भी तीर्थ यात्रा के रूट पर नहीं है आज की स्थिति में। आप बता दीजिए एक भी नेता इनके तीर्थ यात्रा के रूट पर कहीं हो निरीक्षण के लिए, कहीं नहीं है। कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं यातायात की समस्या है, कहीं गंदगी का आलम है, कहीं शौचालय नहीं है, यात्री खुले सड़कों में शौच कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे जवाब कुछ है आपके गाड़ियां खड़ी यात्रियों की। तो ये करना चाहिए ना इनको, कौन करेगा? सतीश जी, कुछ जवाब है आपके पास इसका? भारती जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी तो सरकार छोड़िए, हमारी तो पार्टी खुद एक पेड़ माँ के नाम से पेड़ रोपित करती है। आप बताइए ना, आपकी अरे भाई, तो पार्टी है और आपकी सरकार में तो कुछ करा नहीं। आप तो स्वच्छता का स्वभाव भी नहीं जानते थे जब आपकी सरकार है, केंद्र में नहीं प्रदेश में नहीं। गंगा नदी को बर्बाद करके रख दिया, सारे पूरे नाले खोले जो भी हमारे सबको आपने बंद करवा दिया, पानी उसमें एक बूंद नहीं है। तो आपने करा क्या? कहा गया है, आपका तो नारा ही अधूरा है, आप काम ही अधूरा करते हैं। हमारी तो सरकार छोड़िए, हमारी तो पार्टी में पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है। सुंदरलाल बहुगुणा जी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, जो वृक्ष मानव रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे वृक्ष लगाए, उन सबका यही नारा था, एक पेड़ 100 पुत्र समान। तो आप 100 पेड़ लगाइए ना, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसीलिए तो हमारी पार्टी एक पेड़ माँ के नाम लगा रही है। आप बताइए ना, आपकी पार्टी क्या कर रही है? टीवी चैनलों में आके आप पर्यावरण के सरकार को कोसते हैं। हमारी जब सरकारें थी तो हम ही ने इनको संरक्षित रखा है, हम ही ने इन सबको संरक्षित रखा है, और हमारे ही वजह से आप उस समय से लेकर स्वच्छता के नाम पे करोड़ों रुपए फंड खा दिए जाते थे। तो पेड़ों के कटान के अलावा कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, सब अपना अपना देखिए रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ग्राउंड जीरो पर क्या बनी हुई है ये हम सभी जो है वो देख सकते हैं। अजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, आपने सुनाई होगा, एक कह रहे हैं कि हम एक पेड़ लगा रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि देखिए हमने जो किया था वही किया था, आने वाली पार्टी ने कुछ नहीं किया है। अब दोनों पार्टियों का आपस में चलता रहेगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए, खास तौर पर नैनी झील को बचाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस जो है वो दिखते हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनेता तो अपनी जो भी आकलन करते हैं वो अपने वोट के आधार पे करते हैं, और एक दूसरे के प्रति वो आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पे तय करेंगे। लेकिन पर्यावरण का वैज्ञानिक होने के नाते, भूविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सही बात है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक मैं जरूर पहुंचाऊं। हमें राजनीतिक चिल्लम चिल्ला में नहीं पड़ना है, हमें ये देखना है कि नैनीताल जो हार्टलैंड है पर्यटकों के लिए, और उत्तराखंड जैसे जो प्रदेश है जहाँ पे कृषि योग्य कोई जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, वो अपने पर्यटन पे ही आधारित है। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है किसी भी स्टेट के लिए कि वहाँ पर्यटक 10 करोड़ 8 करोड़ की संख्या में आ रहे हैं। अगर सत्ताधारी दल पर्यटकों को ही दोषी ठहराएगा तो वो आना बंद कर देंगे, जिससे आम जनमानस को आर्थिक हानि होगी, उनकी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा।
वनस्पति उसके कि आपको जो भी सरकार इस समय चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको कूड़ा प्रबंधन का मैनेजमेंट करें। सरकारों के पास बजट की या पैसे की या किसी योजना बनाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे देख रहा हूं ये प्रशासनिक फेलियर है कि आप नैनीताल में इतना कूड़ा इकट्ठा होने दे रहे हैं, साथ ही साथ पॉलीथीन, माइक्रो और मेगा प्लास्टिक दोनों आ रहे हैं, और जल स्तर घट रहा है, यानी सिल्टेशन यानी कि बालू का जमाव उसमें बढ़ रहा है, उसको आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको केरल जैसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए, जहां पे झीलों की संख्या कई गुना है उत्तराखंड के मुकाबले। आप एलएपी जैसे शहर में जो झील पे ही बसा हुआ है, वहां डेली बेसिस पे सफाई होती है, ड्रेजिंग होती है, क्लीनिंग करते हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, जिसकी राजधानी शिमला है। मैं भी वहां बहुत बार गया हूं, मैं भूवैज्ञानिक हूं, मेरा काम ही पहाड़ पे 25 वर्षों से काम कर रहा हूं हिमालय पे। मैंने हिमाचल प्रदेश जैसा मैनेजमेंट पिछले 20 साल में कहीं नहीं देखा, जम्मू कश्मीर में नहीं देखा, उत्तराखंड में नहीं देखा। तो ये कहना कि हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, दूसरा कह रहा है एक पेड़ 100 पुत्र समान, ये राजनीतिक स्लोगन है। इससे पर्यावरण नहीं बचेगा। पर्यावरण बचेगा आपके मैनेजमेंट से, कूड़ा प्रबंधन से। ठीक है, आप पर्यटकों को आप एजुकेट कर सकते हैं, एक तरफ आप एजुकेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट, उसको आप खुला छूट दे रहे हैं बिकने के लिए। कूड़ा फेंकने की जगह है नहीं, तो पर्यटक क्या करेगा? जेब में लिए थोड़ी घूमेगा, उसको तो कूड़ा फेंकना है कहीं ना कहीं। वो कोशिश करता है, हम भी ऐसे पर्यटक जाते हैं, 2-2 किलोमीटर तक डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन है उसको खुद सफाई की जरूरत है, तो कौन करेगा? ये जिला प्रशासन करेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण उसको ठीक करेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं कि मैंने ये किया, तुमने ये नहीं किया। आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के पास पूरी ताकत है विधानसभा में इस चीजों को उठाने की, लेकिन जब आपकी दृष्टि नहीं है इस चीज पे, होते दे रहे हैं, पानी बरसेगा अपने आप साफ हो जाएगा। तो जब प्रकृति को ही साफ करना है तो ठीक है, प्रकृति अपने हिसाब से इसका बदला लेगी। केदारनाथ में लोगों ने देखा है, आपने इंक्रोचमेंट बढ़ा दिया था, प्रकृति का प्रलय आया, सारा क्लीन हो गया रास्ता। आज की डेट में केदारनाथ में देखिए फिर से वही सब हो गया। तो मेरा ये मानना है, जो बाहरी लोगों के लिए जमीनें इत्यादि खोल दी गई हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे, उस पे कुछ ना कुछ कंट्रोल अवश्य करें, क्योंकि उनके लिए और भूभाग देश में उपलब्ध है। अपने शहरों में अपने मकान बनाए, होटल बनाए। यहाँ पे ज्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं उत्तराखंड में, जो सबसे ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं। उनको अपने नेचर को प्रिजर्व करने का और अधिकार दें, तब जाके स्थितियां कंट्रोल आएंगी। सारे पर्यटक प्लेस जो हैं वो हमारे रहने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन होटल का व्यवसाय आप आम लोगों पे, लोकल लोगों पे ही छोड़ें। बिल्कुल, वो अपने रिजर्वेशन उनको पता है, उनके बड़े बूढ़े दादा सब जानते हैं प्रकृति कैसे बचेगी। और सरकार की राजनीतिक चेष्टा भी बढ़नी चाहिए कि हमें क्लीन नैनीताल, ग्रीन नैनीताल और साफ पानी हमें मिलना चाहिए। अगर सरकार के नुमाइंदे चाहे तो लखनऊ विश्वविद्यालय इसमें इनकी मदद कर सकता है। ऊपर वहां कुमाऊं विश्वविद्यालय का भू विज्ञान विभाग बैठा हुआ है, वो इनकी मदद करता है क्लीनिंग में। तो आप स्टेक होल्डर्स की मदद लीजिए, हम सब तैयार हैं इसके लिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। पेड़ों का कटान कई गुना बढ़ा है पिछले 20-25 वर्षों में। इस समय उत्तराखंड के पहाड़ गर्म हो रहे हैं। आप समझ नहीं रहे इस चीज को कि पर्यावरण की क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन आपको कहां लेके जाएगा। ये जल स्तर 3 चीजों की वजह से कम हो रहा है। एक तो पेड़ों की अति कटाई की वजह से, दूसरे रोड के चौड़ीकरण की वजह से, तीसरे ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की वजह से, चौथा सिल्ट वहां जमा हो रहा है, और पॉलीथीन और कूड़ा करकट वहां डंप किया जा रहा है, इसकी वजह से। इन चारों चीजों पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप झगड़ते रहिए आपस में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है भट्ट साहब, मैं चाहूंगी एक छोटा सा जवाब आप इस पर दें। उन्होंने कहा कि जितनी गलती पक्ष की है उतनी ज्यादा विपक्ष की भी है। विपक्ष क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाता है, क्यों इससे कतराता है? आपकी भी तो कोई ड्यूटी बनती है। शांति प्रकाश भट्ट साहब, एक तो आपका नाम देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा नाम लूं, लेकिन फिर नहीं हो पाता है जल्दी में। कोई बात नहीं। मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, मैं फिर कह दूं, कोई बात नहीं। हमारे दो बहुत विद्वान पर्यावरणविद बैठे हैं, मैं आपका बहुत अंतर्मन से सम्मान कर रहा हूँ। और पर्यावरणविद हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक हमको सुरक्षित रखने के लिए
काम करते हैं, वो विचार देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हम उनका अंतर मन से अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। पिछले 11 वर्षों का कालखंड आप देखेंगे, और चाहे वो केंद्र का हो, चाहे 7-8 साल का इस सरकार का कालखंड हो, विधानसभा से लेकर हम लोगों ने हर बार इस मुद्दे को उठाया है, सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। अभी देहरादून की जो एलिवेटेड रोड का मामला है उससे लेकर हो, या ऋषिकेश से श्रीनगर तक का जो चौड़ीकरण हुआ उसके मामले हो, जितने पेड़ों का कटान हुआ हो, हमने समय समय पर हर मुद्दे को उठाया है। वो अखबारों में प्रकाशित हुआ है, टीवी चैनलों पर आया है, मैं कई डिबेटों में इस तरह की जुड़ा हूं, और हमारे नेतागण सदन में इस बात को रखे हैं। अभी चाहे वो वन और पर्यावरण मंत्रालय के बहुत सारे मामले हों, चाहे उत्तराखंड फॉरेस्ट के मामले हों, चाहे उत्तराखंड की जंगलों की आग व दावन वनाग्नि, उस पर हम लोगों ने बहुत चर्चाएं की हैं, चाहे उसके ट्रंच के मामले हों, चाहे और अन्य मामले हों, हमने हर बार डिबेट किए, इनको सदन में रखा है और बिल्कुल डाटा बेस रखा है। हमने सरकार से ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार से आग्रह भी किया है, सरकार को सुझाव भी दिया है कि इन मद में ये काम करिए, अमुक अमुक काम करिए। लेकिन सरकार है कि उसके कानों में जूं रेंगती नहीं है। सरकार को केवल चुनाव और चुनाव दिखता है, वो केवल चुनाव मंथन पर लगी रहती है, कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, उनको एन केन प्रकार ने चुनाव जीतना है। वो अपने चुनाव मैनेजमेंट के अलावा वो कोई काम नहीं करती हैं। आप भारती जी, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इस सरकार में आप देख लीजिए, घपले घोटाले से लेकर देवभूमि को कलंकित करने के अलावा इस सरकार ने शराब परोसने से लेकर यौन शोषण के आरोप से लेकर ये सारे आरोप इस सरकार पर लगते रहे हैं। 2-2 महामहिम का दौरा हुआ है। पिछली बार जब राष्ट्रपति महोदय आई तब भारी लूट हो गई, फिर उपराष्ट्रपति जी आए तब लूट हो गई। तो न तो कानून व्यवस्था इनके हाथ में बची है, न इनके हाथ में अन्य व्यवस्थाएं बची है। इनके मंत्री आय से अधिक संपत्ति में घिरे हुए हैं, लगातार इनके नेतागण अपनी संपत्तियों को बना रहे हैं। तो फिर अब जैसे पर्यावरणविद कह रहे थे कि खुली छूट दे दी है यहाँ लोगों को जमीनों की खरीद फरोख्त की, मैं देख रहा हूँ सुदूर पहाड़ में लोग आकर जमीन ले जा रहे हैं, वहां अवैध कटान कर रहे हैं वनों का। तो ये कौन देखेगा भाई? ये ऑपोजिशन तो नहीं देखेगा ना। ऑपोजिशन तो अपनी आवाज ही उठा सकता है। आवाज उठाने के कई तरीके हैं, ये हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के माध्यम में आपके इस महत्वपूर्ण नेटवर्क 10 चैनल के माध्यम से भी आज कह रहा हूं, हम लोग सदन में भी कहते रहे हैं और सड़क पर भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहे। तो आप भारती जी बताइए ना, इस सरकार को और क्या कहा जा सकता है? आप सुदूर पहाड़ों में जहां इतने हैली सेवाएं लगा दी गई कि वो शांत वादियां अब अशांत सी होने लगी हैं, वहां लगातार क्रैश हो रहे हैं। जो हमारी झीलें हैं, टॉप की जो झीलें हैं, चाहे केदारनाथ जी के ऊपर चोराबारी झील हो या अन्य बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो शांत, जो हिमाच्छादित झीलें हैं, जो हिम में रहती हैं, उन झीलों के टूटने और फटने का भी अंदेशा रहता है। उन पर पर्यावरणीय काम होनी चाहिए थे, उनकी स्टडी होनी चाहिए थी, वो सब होता नहीं है। पिछली बार हमने इसका दंश भी झेला है, चाहे वो केदार जी की आपदा हो या उसके बाद की आपदाएं हो। हमने देखा है कि जब इस पर कोई स्टडी नहीं होती है, फर्दर स्टडी नहीं होती है, सरकारों का ध्यान नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन है, जियोलॉजिकल के संसाधन है, हमारे पास बहुत पर्यावरणविद हैं, भू वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सती मेरे जिले में बहुत अच्छा एक नाम है, उनकी मदद ली जा सकती है। आप दोनों महान विभूतियां बैठी हुई, आपके ली जा सकती है। और हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है पर्यावरणविदों की। हम तो उस डायनेस्टी के लोग हैं। आपकी तारीफ भी तो की थी अजय जी ने हिमाचल प्रदेश के मामले में। बहुगुणा जी, ठीक है, दस सकलानी जी, ऐसे गौरा देवी जी, ऐसे नाम हमारे पास है, नामचीनी लोगों के नाम है। हम उनकी डायनेस्टी से कुछ सीख सकते हैं। पूरी खामी जो है वो सरकार की है, ये आप कहना चाहते हैं। आपके पास वापस लौटूंगी। त्रिलोक चंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। त्रिलोक चंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी नदी या झील के पानी के मानक क्या क्या होते हैं? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि A ग्रेड का है पानी, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, D ग्रेड का है। कब ज्यादा स्थिति जो है खतरनाक हो जाती है और कब वो स्थिति होती है कि अगर ये इस ग्रेड में है तो इसको वापस फिर से हम पहले जैसा बना सकते हैं? अगर नैनी झील की बात करूं तो उसमें आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, नैनी झील की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नैनी झील में लगातार जो कि जो वहाँ पर गंदगी हो रही है, जो वहाँ पर जो पानी का लगातार जो मलबा आ रहा है, जिस कारण से वो झील धीरे धीरे करके वहाँ पर जो है कि उसमें मिट्टी के कारण से उसका जलस्तर बिल्कुल जो है कि घटता जा रहा है। तो उस स्तर पे हमको काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयास कहाँ तक करें। इतना ज़रूर है कि सरकार के माध्यम से और जो वहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं, जो लोग पर्यटन लोग वहाँ पर आते हैं, उनके स्तर से उन
पर्यटकों को समझाया जा सकता कि भी इस तरीके के कूड़ा करकट को आप जो है कि झील के आसपास ना ले जाएं, झील में डालें, सड़कों का किनारा ना फेंकें। अगर कहीं इस तरीके की व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं तो निश्चित तरीके से जो है कि वहाँ पर जो है कि उनको सफाई भी होनी चाहिए। वरना जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जो वहाँ का बसाव है, अगर बारिश आती है तो बारिश का पानी सीधा ऊपर पेड़ से होते हुए से वो जो मलबा लेके आएगा वो मलबा सीधा ठीक है झील पर त्रिलोक जाएगा। चंद जी, निश्चित देखिए तरीके से आपकी झील- बात पूरी होगी, हाँ, लेकिन उससे नहीं, पहले वो मुझे एक मलबा छोटा सा जाने ब्रेक से जो लेना है कि उसका होगा। जलस्तर आपके घटेगा। पास जब वापस जलस्तर लौटूंगी, घटेगा, तो देखिए वो चर्चा पानी लगातार जारी रहेगी, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।